हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि क्लास 12 के फर्स्ट बुक की हम लगातार आपके साथ बात कर रहे हैं, जिसमें भी हम किसके बारे में, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर से 3 वीडियो दिया है। उन 3 वीडियो में हमने केवल और केवल इतनी ही चर्चा किया है कि मतलब ये जो हमारा चैप्टर है वो कैसे छठी शताब्दी से लेकर के और 600 एडी के बीच में राजनीतिक प्रक्रिया का विकास हुआ था, जिसमें हमने महाजनपद की बात कही थी। महाजनपद के बाद हमने मगध के उत्कर्ष की चर्चा की थी। मगध के उत्कर्ष के बाद मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, जिसमें हमने कनिष्क और सातवाहन की चर्चा की। फिर गुप्त काल की हमने चर्चा की और यहीं तक आते आते ये हमारा राजनीतिक प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में एक और बात करना है। इस चैप्टर में हम लोगों को दोस्तों 2 चीजें पढ़नी है। एक तो राजनीतिक विकास कैसे हुआ और दूसरा यहाँ पे अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तभी तो इस चैप्टर में 2 चीजें कंप्लीट होती है। 600 से लेकर 600 के बीच में, 600 एडी के बीच में राजनीति और अर्थव्यवस्था। और तीसरा में जब हम लोग चलेंगे चैप्टर में तो समाज पढ़ेंगे और लास्ट चौथा चैप्टर में हम लोग धर्म और संस्कृति की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि मौर्य जो हमारा 600 से लेकर के 600 यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी शताब्दी ईसवी के बीच में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ और वो अर्थव्यवस्था का प्रभाव कितना इस साम्राज्य पर पड़ा। इन सारे साम्राज्य का जो उदय हुआ, यानी महाजनपद कहा जाए या मगध के उत्कर्ष पर कितना प्रभाव पड़ता है, मौर्य साम्राज्य पर कितना पड़ता है, मौर्योत्तर काल में कितना पड़ता है, कनिष्क के समय में, और गुप्त काल में कितना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चौथे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इससे पहले तो हम राज्य के राजनीति की बात कर ही रहे थे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है बदलता हुआ देहात, अर्थात इसे ही हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी छठी शताब्दी का हुआ कालखंड था जब देहात अब धीरे धीरे क्या हो रहा था भाई, बदल रहा था। अर्थात तो बदल क्यों रहा था, तो यही वो समय था जब भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही लोहे का व्यापक तरीके से प्रयोग होने लगा था। और लोहे के व्यापक प्रयोग ने कृषि में बहुत ही ज्यादा क्या किया, विस्तार कर दिया। और कृषि के विस्तार ने उपज को बढ़ाया, उपज के विस्तार ने उपज का बढ़ना ही अधिशेष को जन्म दिया, और अधिशेष का ही नतीजा था कि व्यापार का विकास हुआ, और व्यापार का ही नतीजा था कि मुद्रा का प्रचलन हुआ, और मुद्रा ने ही नगर को जन्म दिया, नगर ने महत्वाकांक्षी राजाओं को जन्म दिया। और यहीं पर महाजनपद में युद्ध भी होता है और कई महाजनपद आपस में लड़ते रहते हैं। 16 महाजनपद लड़ते लड़ते आपस में लास्ट में एक बचता है जिसे मगध कहते हैं। उन सब के पीछे कारण आर्थिक था, तो हम आज इसमें आर्थिक कारण की बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनता में राजा की छवि। एनसीईआरटी के हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, आप देखिएगा तो इस पर लिखा हुआ है जनता में राजा की छवि। कहने का मतलब है कि जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी। क्या जनता राजा को बहुत अच्छा, कुशल और अच्छा राजा मानती थी, या राजा अपनी प्रजा को अपने प्रजा के तौर पे देखता था। तो दोस्तों, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। हम ना इसको समझाने के लिए छोटा सा आपको सहारा लेंगे साक्ष्यों का। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के साक्ष्य हमें उपलब्ध मिल जाते हैं। कहाँ पे, इस कालखंड में। एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे बेहतर साक्ष्य अशोक का अभिलेख माना जाता है। पुरातात्विक में अशोक का अभिलेख माना जाता है, और साहित्यिक स्रोतों में इंडिका हो या अर्थशास्त्र हो या धार्मिक ग्रंथ हो या पंचतंत्र और जातक जैसी कथाएं हो, इनसे भी जो बहुत कुछ यहाँ की जानकारियां मिलती है। अब निश्चित तौर पे जो राजा अपना अभिलेख लिखवाया है उस तो कुछ अंतर तो जरूर मिलेगा, और दूसरा कोई बैठ करके कोई इतिहास लिखा है साहित्य तौर, उसमें भी अंतर मिलेगा। तो इन्हीं दोनों साक्ष्यों के आधार पर हम आज ये देखने जाएंगे कि जनता प्रजा के बारे में, राजा के बारे में क्या सोचती थी, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, या जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी। आज हम इस चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जनता के बीच में राजा की छवि कैसी थी, इसके लिए हम सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों पे चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में ध्यान से सुनिएगा, पुरातात्विक साक्ष्यों में हम अशोक के अभिलेख का अध्ययन करते हैं। अशोक के अभिलेख का जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध बहुत बेहतर था।
राजा हमेशा प्रजा के बारे में चिंतित रहता था और उनके बारे में अच्छे से अच्छे बातें करते रहता था। लेकिन जब हम कोई अन्य साहित्यिक साक्ष्य का उपलब्ध है जिसका अध्ययन करते हैं, जैसे पंचतंत्र और जातक कथा का जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि राजा के बारे में प्रजा का अच्छा सोच नहीं था। यानी राजा के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। दोनों के बीच में विरोधाभास की कंडीशन हमें देखने को मिल गया। अर्थात एक अभिलेख कह रहा है कि संबंध अच्छा था, साहित्य कह रहा है कि संबंध अच्छा नहीं था, अर्थात विरोधाभास है। अब इस विरोधाभास को हम कैसे खत्म करें, इसके लिए हम जातक और पंचतंत्र की कथाओं पर जब हम जाते हैं तो उसमें एक कहा जाता है और उसमें बताया गया है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध अच्छे इसीलिए नहीं थे क्योंकि प्रजा ये कहती थी कि रात में डकैत हमको आकर के लूट लेते हैं और दिन में राजा के अधिकारी आकर के टैक्स वसूलते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, टैक्स वसूलते हैं, जिसके कारण हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है और हमें अंत में भला बुरा राजा को बोलना पड़ता है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा और प्रजा के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। कई बार तो प्रजा को शहर छोड़ के जा करके जंगलों में छिपना पड़ता था और इसलिए प्रजा राजा के बारे में भला बुरा कहती थी। इस बात का सबूत हमें जातक और पंचतंत्र जैसी कहानियों से मिलता है। हालांकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। टैक्स वसूलना और चोरी डकैती का नतीजा था कि किसान जो थे वो अपना टैक्स के वजह से क्या करना शुरू कर दिए, उपज बढ़ाने के कई तरीके ढूंढने लगे। और यही वो समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब उत्तर भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा और निश्चित तौर पर लोहा ने ही तो सब कुछ परिवर्तित कर दिया था। तो अब आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि जनता में राजा की छवि का तात्पर्य यह है कि 600 से लेकर के 600 एडी के बीच जनता की नजरों में राजा की छवि या महत्व कैसा था, अर्थात जनता या प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी या किस दृष्टि से देखती थी। प्रजा और राजा के बीच संबंध कैसा था, क्या मधुर संबंध थे या तनावपूर्ण संबंध थे। आई बात समझ में। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जब हम देखते हैं तो जवाब विरोधाभास नजर आता है। अभी हमने कहा ना कि जब हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों अलग अलग अध्ययन करते हैं, एक का तो करते हैं, जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन जब वहीं साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा संबंध नहीं था। विरोधाभास दिखता है, गलत दिखता है, नजर आता है। क्योंकि एक तरफ जहां जनता या प्रजा की नजरों में कुशल और विनम्र शासक के रूप में इसे दर्शाया गया है, किसमें, पुरातात्विक साक्ष्यों में, और वहीं प्रजा और तथा राजा के संबंध को मधुर बताया गया है। कहां बताया गया भाई? पुरातात्विक साक्ष्यों में, अभिलेखों में। वहीं दूसरी तरफ जातक और पंचतंत्र जैसे कथाओं का जब हम अध्ययन करने पर आते हैं तो देखते हैं कि प्रजा और राजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती है। क्योंकि प्रजा की शिकायत होती थी कि रात में डकैत उनके घरों को लूटते हैं, तो दिन में राजा के अधिकारी कर वसूल कर गरीब किसान, पशुपालक और ग्रामीण लोगों को परेशान करते हैं, जिसके कारण ये लोग गांव को छोड़कर जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और तंग आकर राजा को भला बुरा बोलते हैं, जिसके कारण इनके बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रजा में राजा की छवि अच्छी नहीं दिखती थी। ये अलग बात है कि अभिलेखों में, साहित्यों तथा अन्य स्रोतों में इसकी चर्चा नहीं मिलती और राजा एवं प्रजा के संबंध मधुर दिखाए जाते हैं। हालांकि कर ज्यादा वसूलने का एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ
कि किसान उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। एक फायदा तो हुआ कि उन्होंने नतीजा ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसका बेहतर रिजल्ट क्या होगा, कब तक दुख की जिंदगी रहे, और निश्चित तौर पर बाबू उसका सकारात्मक लाभ इनके ऊपर पड़ा और इसी बीच उपज के बढ़ाने के तरीके ढूंढे गए। 4 तरीके तो हमें अब अच्छी तरह पता है कि आपको उपज बढ़ाने के क्या क्या थे। पहला कि हल का प्रयोग होने लगा, यानी लोहे के हल का प्रयोग हुआ। धान की रोपण विधि आ गई, फावड़ा यानी कुदाल का प्रयोग हुआ और हल के ऊपर फाल का भी प्रयोग होने लगा। नतीजा खेती में अपार विकास होने लगा। तो देखिए उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे। कई बार यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, यहां से कई क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजा एवं प्रजा के संबंध मधुर दिखाए गए हैं। हालांकि यहां से कर लिए थे हम लोगों ने। उपज बढ़ाने के तरीके, बदलते हुए देहात में उपज बढ़ाने के कई तरीके थे जो इस प्रकार हैं। पहला, उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया? हल का प्रयोग किया गया, जिससे खेतों की जुताई अच्छी होने लगी, यानी मिट्टी पूरी तरह से पलट करके नीचे से ऊपर मिट्टी हुआ तो उपजाऊ की क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा धान की रोपाई की वृद्धि आ गई, रोपण विधि आ गई। पहले ऐसी विधि नहीं थी, हमेशा ही खेतों में बीज छींट देते थे, लेकिन अब हम बीज डाल करके नर्सरी उसको बना करके फिर वहां से उखाड़ करके फिर खेतों में हम रोपना शुरू कर दिए। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में धान की रोपाई से उपज में काफी वृद्धि हुई। हालांकि इसके लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत करना पड़ा। निश्चित तौर पे आप नई काम करेंगे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत से इंसान को कभी नहीं भागना चाहिए। लोहे के फाल वाला हल का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से फसलों की उपज में वृद्धि होने लगी। खेतों के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाना एक लाजमी बात था। बड़े जमींदारों, इस तरह से 4 ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वृद्धि हुई और उपज में वृद्धि हो गई। नतीजा हुआ कि बड़े जमींदार को भी उल्लेख मिलने लगा। जैसे पाली भाषा में गृहपति अर्थात छोटे किसान का इस्तेमाल जमींदारों के लिए उल्लेख किया गया। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाने लगे, किसानों पर नियंत्रण स्थापित करते थे ये लोग। इनका पद तो वंशानुगत भी होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है। जैसे वेलार भी एक किसान थे, बड़े जमींदार हुआ करते थे, उल्वर, हलवाहा, दास इत्यादि। ये अड़मई। दरअसल वर्गों की यह विविधता भूमि के स्वामित्व, श्रम और कई नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ही आधारित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नए नए तरीके से खेती का जब विस्तार होता है तो कई प्रकार के जमींदार और सम्भ्रात वर्ग का उदय होता है, जो हम अब देखेंगे। भूमिदान और नए सम्भ्रात ग्रामीण वर्ग का उदय यहाँ होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि दोस्तों प्राचीन काल में भूमिदान के प्रथम प्रमाण हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों के ही शासन काल में मिलता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि भूमिदान की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? सातवाहनों ने किया था, जो महाराष्ट्र में शासन करते थे। और इन्होंने 2 लोगों को भूमिदान देना शुरू किया था, एक तो ब्राह्मणों को, बौद्ध मठों को। यानी ब्राह्मणों को भी और बौद्ध धर्म में उनके मठ को चलाने के लिए भूमिदान देना शुरू किया, जिसका उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है। इसके अलावा पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख, ताम्रपत्र से भी जानकारियां हमें मिलती हैं। भूमिदान मुख्य रूप से धार्मिक संस्थानों में ब्राह्मणों को दिए जाते थे और संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को भूमिदान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक महिला थी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात द्वितीय की पुत्री थी, जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसने भूमिदान देना शुरू किया था। ये पहला कोई महिला का साक्ष्य प्रमाण हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रभावती गुप्त काल में एक ऐसी महिला थी जो अपने पति के मृत्यु हो जाने पर स्वयं शासक बन गई और भूमि की स्वामी भी तथा भूमिदान भी करती थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह वाकाटक के नरेश से हुआ था। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है कि गांव में ग्रामीण प्रजा भी थी, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब दोस्तों कह रहा है कि पता चलता है जिसमें किसान, ब्राह्मण
और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, गांव में रहते थे, जो शासक और उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। गांव में गांव के लोगों का प्रधान की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था और उन्हें कर भी देना पड़ता था। इस प्रकार भूमि दान की प्रक्रिया की जानकारी देश के कई हिस्सों से हमें मिलती है। यानी ये बात तो सही है कि भूमि दान दिया जाता था। जानकारी देश के कई हिस्सों से भी मिलती है। हालांकि भूमि माप में अंतर था, यानी भूमि मापने की जो प्रक्रिया थी वो अंतर था, कहीं पर बड़ा था तो कहीं पर छोटा था, कहीं छोटा टुकड़ा तो कहीं बड़ा टुकड़ा का प्रमाण मिलता है। भूमि दान की प्रक्रिया को लेकर इतिहासकारों के बीच वाद विवाद का विषय है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान की प्रक्रिया भूमि की उपज बढ़ाने के लिए की जाती है। दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं बड़ी अच्छे से तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि भूमि दान क्यों दी जाती थी, तो यहाँ पर 3 वजह बताया गया है कि इन 3 वजहों की वजह से भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई। पहली बात कि किसी का मानना था, किसी इतिहासकार का मानना था कि भूमि दान की प्रक्रिया भूमि की उपज बढ़ाने के लिए की जाती थी, तो कुछ का मानना है कि भूमि दान की प्रक्रिया राजा की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। और वहीं तीसरी बात कि दूसरी ओर कुछ का मानना है कि राजा भूमि दान के माध्यम से एक तरफ अपना समर्थन जुटाना चाहते थे तो दूसरी ओर स्वयं को उत्कृष्ट मानव सिद्ध करना चाहते थे, यानी एक अच्छा व्यक्ति, एक उदारवादी राजा सिद्ध करना चाहते थे। साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, ठीक है, जैसे कि पशुपालक हो, संग्राहक हो, शिकारी हो, मछुआरे हो, ठीक है, शिल्पकार, जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग भी शामिल थे। ऐसे लोगों का सामान्य तौर पर कोई विवरण नहीं मिलता है और उनके बारे में भी इतिहास बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भूमि दान की प्रक्रिया शुरू होती है और कैसे भूमि दान दिया जाता है और कौन कौन लोग इसके चपेटे में नहीं आते थे। अब चलिए, अब आ रहा है कि नगरों और व्यापार का यहाँ पर उदय कैसे हुआ भाई। तो निश्चित तौर पे आपने देखा अभी कि इतनी बढ़िया खेती की उपज हुई, तो निश्चित तौर पे उपज बढ़ेगा तो अधिशेष होगा, अधिशेष बढ़ेगा तो मुद्रा का प्रचलन होगा और मुद्रा का प्रचलन होगा तो नगर का होगा, और जब नगर बनेगा तो अपने देश में या देश से बाहर भी क्या होगा, व्यापार की प्रक्रिया होगी। तो नगर और व्यापार, इस बार दोस्तों ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख करके चलिएगा कि नगरों का उदय या व्यापार क्या था। नगरों का उदय का तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा नहीं गया, इस बार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है कि नए नगर कैसे आए, तो कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उप महाद्वीप के क्षेत्र में विभिन्न नगरों का उदय हुआ। अरे भाई, तो विभिन्न नगर का उदय हुआ तो कैसे हुआ, आगे चलते हैं देखते हैं। जिनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानियां ही होती थी, कुछ धार्मिक और कुछ व्यवसायिक नगर का भी उदय हुआ। जैसे धार्मिक तौर पर देखा जाए तो उज्जैन धार्मिक नगर था, या फिर देखा जाए तो मथुरा धार्मिक नगर था। कुछ तो व्यापारिक नगर भी थे, जैसे पुहार था, बंदरगाहिक नगर था, राजधानी नगर के रूप में पाटलिपुत्र था, और बहुत सारी राजधानियां था, तो उदय हुआ ही था। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि नगरों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों आप इसे याद कर लेना बाबू कि व्यापार का विकास, मुद्रा का प्रचलन, लोहे का व्यापक प्रयोग और राजाओं की महत्वाकांक्षा आदि महत्वपूर्ण कारण था। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर में कंप्लीट हो सकता है। पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे था, तो उज्जैन जैसे नगर जो एक धार्मिक केंद्र था भूतल मार्ग के किनारे था। पुहार तो एक बंदरगाहिक नगर था जो समुद्र के तट में गुजरात में स्थित था। मथुरा जैसा नगर एक धार्मिक केंद्र के रूप में था, विकसित हुआ था। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का विकास एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो उपज का था, जो विकास हुआ था। अब कह रहा है दोस्तों कि नगरीय जनसंख्या में सम्राट वर्ग और शिल्पकार, यानी जब नगरीय की संख्या बढ़ गई, जब नगरीकरण हो गया तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे वहां पे अमीर लोग होंगे, तो उन अमीरों के घरों में काम करने वाले कारीगर भी हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनको भी चर्चा कर ही लेते हैं। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों की संख्या अच्छी खासी थी,
जिसमें सम्राट वर्ग यानी अमीर और शिल्पकार लोग निवास करते थे, जिसमें से शासक वर्ग और राजा किले के अंदर नगरों में रहते थे, निवास करते थे। इन नगरों की खुदाई कर ज्यादा जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आज उन स्थानों पर लोग रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो नगर बड़े बड़े थे उनके बारे में हम कैसे पता लगाएं कि बड़े थे? तो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई करेंगे तो निश्चित तौर पे वहां जमीन से बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि आज भी उस जगह पे लोग रहते हैं, तो वहां की खुदाई कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी कुछ प्रमाण जरूर मिले हैं। उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अमीर लोग उस नगरों में रहते थे, क्योंकि आज उन स्थानों पर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां से आज विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें उत्तम श्रेणी के मिट्टी के कटोरे हैं, थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई गई है, जिसे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं। शायद इन पात्रों का उपयोग अमीर लोग ही किया करते होंगे। इसके अलावा सोने, चांदी, कांसा, तांबा, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी का साक्ष्य भी मिला है। हालांकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ऐसे भी अभिलेखों की जानकारियां मिलने लगता है, जिसका मतलब धनात्मक अर्थात दाता से तथा जो लोग दान देते थे, इसमें उनके व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजा के बारे में विवरण मिलता है। कुछ अभिलेखों से तो हमें उत्पादक और व्यापारियों के संघ की जानकारी भी मिलती है, जिसे हम क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। दोस्तों यही क्वेश्चन आपका आता है कि श्रेणी क्या होते थे, तो बताइएगा। श्रेणी व्यापारियों के समूह को हम कहते थे। व्यापारियों का एक अपना ग्रुप होता था, उसको हम लोग श्रेणी कहते थे। और ये ग्रुप करता क्या था? कच्चा माल खरीद कर उसे पक्का बना करके मार्केट में बेचता था। जैसे एग्जांपल, कोई लकड़ी खरीद करके लकड़ी से विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बना करके बेचना श्रेणी व्यापारी कहलाता था। श्रेणियों का मुख्य कार्य था बाजार से कच्चा माल खरीदकर और उसे सामान तैयार करके बाजार में बेचना होता था। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि कैसे यहाँ का व्यापार डेवलप हुआ। हालांकि ये व्यापार हिंदुस्तान तक ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी, रोमन साम्राज्य से भी हमारा व्यापार होगा, और उस तरह से हमारे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना चांदी आना शुरू हो जाएगा। मौर्य काल में जब हम चलेंगे तो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अंतिम वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे उसमें हम आपको ये बात बताने में सफलता प्राप्त होंगे कि कैसे व्यापार की वृद्धि हुई। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।